नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट वेक्टर अलजेब्रा हम कर रहे हैं, जिसमें कुछ थ्योरम मैंने आपको कराई थी लास्ट लेक्चर में। तो मैंने थ्योरम नंबर 3 तक आपको करा दिया था। आइए थ्योरम नंबर 4 करते हैं। थ्योरम 4, देखो थ्योरम जो 4 है वो क्या कहती है, ध्यान देना। थ्योरम 4 है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से ही समझते हैं। तो आज इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे और एक बार स्टेटमेंट दे देते हैं ना। तो स्टेटमेंट देखो क्या है, आपको पता तो है ही, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देंगे। पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे और ये थ्योरम तो एक भारत के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोधायन, उनके नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि पाइथागोरस तो बाद में हुए। भारत के गुरुकुलों में ये थ्योरम, ये प्रमेय पहले ही पढ़ाई जाती थी। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस ने इसमें और चीज़ें आविष्कृत की और इसके बारे में विस्तार से बताया और उसे पेटेंट कराया, तो उन्हीं के नाम से ज़्यादा फेमस है। लेकिन जो उसके वास्तविक प्रणेता हैं वो महर्षि बोधायन हैं, जो भारत की भूमि से ही संबंधित थे। तो बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम इसे कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, लिख देता हूँ मैं एक बार। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग। तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ठीक है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, ठीक है, आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर लंब होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है थ्योरम, है ना। तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ, सम माने योग, इज इक्वल टू सम, सम ऑफ, सम किसका है, स्क्वायर का, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड दूसरा क्या है, स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, इन ए, और ये सारी बात कहाँ हो रही है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, क्योंकि ये थ्योरम जो है केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है। तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका स्टेटमेंट है और इसे दैट इज करके आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे आप शॉर्ट में वैसे लिख सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपका स्टेटमेंट था किस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका क्या था, स्टेटमेंट, इसे आप नोट करें और फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रूफ पर। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट करो। इसके बाद इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो प्रूफ, यानी सत्यापन। देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है ये थ्योरम। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, यानी समकोण त्रिभुज ओ ए और ये बी।
तो एक वेक्टर है आपका वेक्टर ओ ए जो वेक्टर ए मान सकते हो, एक वेक्टर है आपका वेक्टर ओ बी जिसे आप वेक्टर बी मान सकते हो। ठीक है, चलो आप देख रहे हो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जिसे आप समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर स्मॉल ए है, वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर स्मॉल ए। और इसी प्रकार देखें वेक्टर ओ बी कितना है, वेक्टर स्मॉल बी। ठीक है, और वेक्टर ए बी निकाल लो, वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, आपको पता है कैसे निकलता है, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, पहले वाला बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो वेक्टर ए बी आपका आ जाएगा, वेक्टर ओ बी कितना है, वेक्टर बी, वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बी आपका आ गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, तीनों की बात हुई। और यहाँ से एक बात पता चल रही है, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसी होगी, 0 होगी। मैंने एक बात आपको बता रखी है कि कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है, अदिश गुणनफल। ठीक है, वो 0 हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी ए बी कोस थीटा यानी कोस 90 की वैल्यू 0, तो ए डॉट बी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप लेके चलो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो वी हैव, ठीक है, डायग्राम बनाना और ये सब लिख देना, फिर इसके बाद ये। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, ये रहा ए बी, तो यानी ए बी स्क्वायर। जो आपको सिद्ध करना है ना, वो आपको सिद्ध ये करना है, चलो मैं लिख दूँ, आपको सिद्ध ये करना है कि ए बी का स्क्वायर जो है ना वो आपका आना चाहिए ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। पहले परपेंडिकुलर ले लो, चाहे पहले आप बेस भी ले सकते हो ना, इन्हें तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो बता देंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो देखो वी हैव हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूस यानी ए बी, तो ए बी स्क्वायर क्लियर है। ए बी की आप वैल्यू रखें, देखो ध्यान देना, ए बी स्क्वायर है तो इसे आप पता है कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो वेक्टर ए बी की तो वैल्यू है आपके पास कितनी है, वेक्टर ए बी की वैल्यू है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्लियर है। और आप देखेंगे वेक्टर बी जो है उसका मॉडुलस का स्क्वायर है, तो आपको एक बात पता होगी, वेक्टर बी जो है, देखो ये तो यहां से लिख रहा है वेक्टर बी किसके बराबर है, वेक्टर ओ बी के बराबर है, तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो वेक्टर ओ बी। ठीक है, या अभी एक लाइन ऐसे लिख लो, पहले इसे खत्म कर देते हैं। तो एक काम करो, वेक्टर ए आप बी को लिख रहने दो, तो वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2, इसे लिख लो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक बात, या एक काम करो, एक लाइन फालतू में बढ़ाओ मत, एक काम करते हैं साइड में लिखेंगे। देखो साइड में ये लिख लो कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है कि ये स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वो कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, और ए डॉट बी कितना है, 0, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर किसके है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के, और दोनों ही मतलब ये किसके बराबर है, 0 के। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है जी। तो देखो ए बी स्क्वायर बराबर जो आपका आया है वेक्टर बी, देखो वेक्टर बी की वैल्यू है वेक्टर ओ बी, तो वेक्टर ओ बी का स्क्वायर मॉडुलस का, और देखो वेक्टर ए है वेक्टर ओ ए, इसके मॉडुलस का स्क्वायर भी 0 हो गया।
और देखो किसी भी, मैंने आपको बता रखा है किसी भी वेक्टर पर मॉडुलस लगे, ठीक है, तो उसका वेक्टर हट जाता है, तो ये बचेगा सिर्फ OB, तो OB का स्क्वायर और प्लस ये बचेगा OA का स्क्वायर। देखो वो सिद्ध करना था और यही सिद्ध करके आपका आ गया, ठीक है। तो आप हैंस करके लिख सकते हो, हैंस है ना, हैंस का निशान होता है ये, हैंस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर क्या है, OB है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस OA है बेस स्क्वायर, है ना, नीचे लिख देना हैंस को। यही आपको सिद्ध करना था और यही है आपके पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप यहां तक नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। आइए इसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर 5 पर। तो लिखें थ्योरम नंबर 5, ठीक है। देखो थ्योरम नंबर 5 क्या है, ठीक है। एक बात सुनो, आप क्लास को अटेंड करते टाइम, वीडियो क्लास को अटेंड करते टाइम रफली नोट्स जरूर बनाया करो, ठीक है। और फिर बाद में उन्हीं की हेल्प से, जो रफली नोट्स बनाते हो क्लास के दौरान, उसी की हेल्प से आप क्या क्या करो, फेयर नोट्स बनाया करो, ठीक है। फेयर नोट्स, देखो ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, मुझे काफी मैसेज आते हैं कि इसके नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो इसके नोट्स प्रोवाइड करा तो मैं सकता हूँ, लेकिन समय का बड़ा अभाव रहता है, आपकी क्लासेस ही रिकॉर्ड हो जाएं यही बड़ा कठिन हो जाता है। और मैकेनिक्स के नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, तो ये क्यों, क्योंकि उसमें लैंग्वेज वगैरह होती है, उसे आप अच्छे से नहीं लिख सकते, इसलिए मैं नोट्स बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके नोट्स मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लैंग्वेज वगैरह तो कुछ है ही नहीं, जो बोर्ड पर है वही नोट करना है, और मैं बताते हुए आपसे चलता हूँ कि आपको किस तरीके से नोट करना है, ठीक है। क्लियर है? तो इसके नोट्स आप रफली बनाते चला करो जब क्लास अटेंड करा करो, और फिर बाद में उन्हें अच्छे से फेयर कर दिया करो, ठीक है। एक स्टूडेंट की कलम कभी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। और कलम के बल पर ही इस संसार में बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है, आप समझते हैं। तो यदि आपकी कलम नहीं रुकेगी तो आप एक वास्तविक विद्यार्थी हैं, है ना। तो कलम रुकने मत दिया करो, ऐसे मत देखा करो लेक्चर कि लेट करके या बिल्कुल, है ना, आराम की विश्राम की अवस्था में आप लेक्चर देख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। जिस प्रकार घोड़ा कभी रुकता नहीं है ना, बल का प्रतीक होता है, वेग का प्रतीक होता है, वो रुकता नहीं है, इसी प्रकार विद्यार्थी की कलम भी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्रांति का प्रतीक होती है कलम, है ना, कलम से बड़ी क्रांतियां लाई जा सकती हैं। आओ देखें थ्योरम नंबर 5, देखो थ्योरम नंबर 5 क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो पहले थ्योरम नंबर 5 जो है ना, उसका स्टेटमेंट मैं लिखने से पहले आपको समझा दूं है क्या चीज, फिर आप स्टेटमेंट खुद लिख लेंगे। और आपके एग्जाम में यदि थ्योरम आएगी तो आपको ऐसे याद नहीं रखना कि थ्योरम नंबर 5 कौन सी थी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टेटमेंट देगा, आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा बस, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको याद, मतलब समझना है ना, इस तरीके से याद नहीं रखना कि थ्योरम नंबर 4 पाइथागोरस थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5 ये है, क्योंकि अलग अलग बुक में फिर उसका क्रम तो अलग होगा, इसलिए ये विशेष बात नहीं है कि थ्योरम का नंबर कौन सा है। मेन बात क्या है, थ्योरम में समझाया क्या गया है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ से पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे मैं उधर, लेकिन इसका डायग्राम समझ लो आप पहले। देखो कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, ओ ए और बी, इसका वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी कितना हो जाएगा, वेक्टर स्मॉल बी, बिल्कुल, है ना, पहले जैसी बातें हैं। देखो बस इसमें एक अलग बात क्या है, ये हाइपोटेनियस है, इसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट यहां पे होगा, देखो तो इसके मध्य बिंदु पर मिला देना है इस लाइन को, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस है ना उसका मिड पॉइंट, और इसे कुछ मान सकते हो आप, है ना, तो जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है इसके वर्टिसेस से यानी उसके शीर्षों से वो समान होती है। आप देखो ये जो मध्य बिंदु है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, इसकी चाहे ये वाला सिरा हो, चाहे ये वाला सिरा हो, चाहे ये वाला सिरा हो, है ना, यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों कैसी होती है, इक्वल होती है, समान होती है। ये आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। थ्योरम में आपको यही प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है वो
इस ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस से यानी शीर्षों से, यानी सिरों से समान दूरी पर स्थित होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट। देखो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, और ये बात केवल कहां, राइट एंगल, ये बात कहां अप्लाई होती है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, यानी समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है जी, तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मैंने बताया द मिड पॉइंट। ठीक है, कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट। ठीक है, द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका है, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। देख लो, कर्ण का तो है, हाइपोटेनियस का है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो मध्य बिंदु है वो इज माने है इक्विडिस्टेंट, समान दूरी पर स्थित है, यानी सम दूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट यानी सम दूरस्थ, समान दूरी पर स्थित। तो इक्विडिस्टेंट है, और कहां से, फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, इसके शीर्षों से, है ना, सिरों से, इट्स वर्टिसेस, इसके सिरों से यानी शीर्षों से। ये जो मध्य बिंदु है ये कहां होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो देखो बस ये आपका स्टेटमेंट था। अब इसका प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ की भूमिका मैंने बना दी है। ये आपका ट्राइंगल है और इसका जो मिड पॉइंट है उसे कुछ नाम दे दो, है ना, ए बी सी दे सकते हो, है ना, या सी या डी कुछ भी, है ना। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, जो जो प्रूफ करना है वो आपके लिए मैंने लिख दिया है इसमें। तो यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। और देखो, ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो यहां से देखो, वी हैव, पहले आप वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल लो। ठीक है, और आपको बताएं यहां पर एंगल कितना बन रहा है, यानी वेक्टर बी के और वेक्टर ए के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वहां से ही सिद्ध होगा। ये सिद्ध आपको ये करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, इसका मतलब यदि मैं लिखना चाहूँ कि सिद्ध करना क्या है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो मिड पॉइंट है सी, है ना, हाइपोटेनियस का, क्या बोलते हैं, कर्ण का मध्य बिंदु जो है वो इसके तीनों शीर्षों से, यानी ए से भी, ओ से भी, एक शीर्ष है ए, एक ओ है, एक बी है, तीनों से इसकी समान दूरी है, दूरी सेम है, यानी ओ सी बराबर किसके हैं, सी ए, और ये किसके बराबर है, सी बी। तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो वी हैव, पहले वेक्टर ए निकालेंगे, वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए किसके बराबर है, वेक्टर ओ ए के, वेक्टर ओ ए। और देखो वेक्टर ओ ए, लेकिन मैंने इसमें राइट एंगल, वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगाओ, सदिश त्रिभुज नियम। वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या होता है, मैंने कहा जैसे ओ से आपको ए पर जाना है, ठीक है, तो वेक्टर ओ ए हो गया। तो ए पर जाने का दूसरा रास्ता भी तो है, आप पहले ओ से सी पर जाओ, फिर सी से कहां चले जाओ, ए पर चले जाओ। तो दूसरा रास्ता है वेक्टर ओ ए किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी ए, वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी ए, है ना। सदिश त्रिभुज नियम वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगाया है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको, वेक्टर सी ए। ठीक है जी, चलो, तो वेक्टर ए आपका आ गया ये, और वेक्टर ओ सी कितना है आपका, वेक्टर ओ सी आपको पता ही है, और वेक्टर सी ए आपको पता ही है। ठीक है, इसी प्रकार बताओ वेक्टर बी, वेक्टर बी किसके बराबर है, वेक्टर ओ बी के बराबर है, वेक्टर बी किसके बराबर है, वेक्टर ओ बी के, और वेक्टर ओ बी कौन सा है, ओ बी, ये वाला है। तो देखो इसे भी आप ऐसे निकाल सकते हो, भाई बी पे जाने का रास्ता, ओ से बी पर चले गए एक रास्ता, दूसरा रास्ता है ओ से सी पर जाओ और सी से बी पर चले जाओ, ओ से सी यानी ओ सी, वेक्टर ओ सी और प्लस वेक्टर सी बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, एक काम और कर लो, यहां से देखो क्या करेंगे, ये जो वेक्टर सी बी है, वेक्टर सी बी ऊपर की तरफ है, तो वेक्टर सी बी जितना है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ वेक्टर सी ए के बराबर होगा। देखो वेक्टर सी बी और वेक्टर सी ए दोनों समान हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट में है सी, लेकिन सी ए की डायरेक्शन नीचे को है, सी बी की डायरेक्शन ऊपर को है।
तो सी बी बराबर होगा, वेक्टर सी बी बराबर होगा माइनस ऑफ वेक्टर सी ए। तो सी बी की जगह आप क्या रखो, वेक्टर ओ सी प्लस, और वेक्टर सी बी की जगह आपने रख दिया माइनस ऑफ वेक्टर सी ए। तो ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर ए है। निकल गया, इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाला था। देखो अब आपको दिख रहा है डायग्राम से, जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी पर कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो आप जानते हैं इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो कैसी होगी, वो कैसी होगी, जीरो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। वेक्टर ए की वैल्यू रखो, वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी है वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर सी ए बराबर किसके है, जीरो के। देखो ओ सी प्लस सी ए, ओ सी माइनस सी ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी का स्क्वायर माइनस वेक्टर सी ए का स्क्वायर, वेक्टर सी ए का स्क्वायर, और बराबर किसके, जीरो के। तो देखो वेक्टर ओ सी का स्क्वायर बराबर वेक्टर सी ए का स्क्वायर। ठीक है जी, इधर देख लीजिए। देखो मैंने बता रखा है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर होता है उसके मॉडुलस का स्क्वायर के लिए। तो इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर ओ सी के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर वेक्टर सी ए के मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस हट जाएगा, मतलब वो मॉडुलस नहीं, मॉडुलस लगते ही वेक्टर निशान हट जाता है, यानी तीर का निशान। तो ओ सी स्क्वायर बराबर किसके हैं, सी ए स्क्वायर के, यानी ओ सी बराबर किसके हैं, सी ए के। देखो ओ सी बराबर किसके हैं, सी ए के। इसका मतलब है सी पॉइंट की इस शीर्ष से और सी पॉइंट की इस शीर्ष से, इस वर्टेक्स से, दोनों से डिस्टेंस कैसी है, सेम है, और हमें सिद्ध करना है कि तीनों से सेम है। इसका मतलब है, और आप एक बात देखो, जितना सी ए है उतना ही क्या है, सी बी है। ठीक है, तो आप देखेंगे ओ सी बराबर तो सी ए है ही, और सी ए किसके बराबर है, सी बी के। और क्यों है, क्योंकि सी क्या है, सी इज मिड पॉइंट, सी मध्य बिंदु है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ओ सी सी ए के बराबर तो है, लेकिन सी ए किसके बराबर है, सी बी के। सी ए सी बी डायरेक्शन में अलग थे इसलिए वेक्टर लगेगा तो माइनस आएगा, लेकिन बिना डायरेक्शन के तो सेम है ना, समझ में आई बात। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों भुजाएं बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि जितना सी से ओ तक की डिस्टेंस है ये इस वर्टेक्स की, उतनी ही सी से ए तक की यानी इस वर्टेक्स की डिस्टेंस है। ठीक है, और उतनी ही सी से बी तक की यानी बी वर्टेक्स की डिस्टेंस है। तो तीनों जो वर्टिसेस हैं, तीनों जो शीर्ष हैं, वो कैसे हैं, सी पॉइंट से यानी मिड पॉइंट से, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये वर्टेक्स कैसी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ लिख देना बस। ठीक है, ठीक है, नोट करो। फिर चलते हैं थ्योरम नंबर 6 पर। आइए इसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर 6 पर। ठीक है, थ्योरम नंबर 6। देखो थ्योरम नंबर 6 क्या है, थ्योरम नंबर 6 जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित है। तो हम कहेंगे इन आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स क्या होता है, समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, टी आर आई, हाँ ए। ठीक है, इन आइसो, बल्कि ऐसे लिखो इन एन, एन यानी एक, इन एन आइसो स्केल्स ट्राइंगल, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। इसे पता है क्या होता है, जो मीडियन होती है, मीडियन यानी माध्यिका, द मीडियन यानी माध्यिका कहां पर, टू द बेस। ठीक है, जो मीडियन है यानी माध्यिका कहां पर, बेस पर, आधार पर, वो कैसी होती है, इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है जी, यानी जो त्रिभुज पर जो माध्यिका होती है, त्रिभुज के जो आधार पर माध्यिका होती है वो आधार की लंबवत होती है। ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करना है, प्रूफ हेडिंग डालो, और डायग्राम से आपको इसका स्टेटमेंट भी समझ में आएगा कैसे। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज ले रहा है, समद्विबाहु यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल,
यानी कहने का अर्थ है जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो दो भुजा समान है तो आप मान सकते हो ये दो भुजाएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, तो आप देखो ये जो आधार, ये आधार है और आधार से आप देखो द मीडियन टू द बेस, बेस पर मीडियन यानी माध्यिका जो है वो बेस पर जो माध्यिका है वो, ठीक है, बेस ये तो है, तो इस पर जो पड़ने वाली माध्यिका है, माध्यिका यानी मीडियन। ठीक है, तो ऊपर वाले सिरे से, वर्टेक्स से, शीर्ष से जो बेस पर लाइन खींचेंगे सीधी, उसे ही माध्यिका कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। इतना जानते होंगे आप, मैथ्स बेसिक है ना। तो ये बात है ना, वो कह दो इसे, ए कह दो, ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, और इसका बेस का जो मतलब जहां पर माध्यिका परपेंडिकुलर हो रही है ना, उस पॉइंट को क्या माना, O। तो हमें सिद्ध करना है कि माध्यिका है ना, जिसका नाम क्या है, OA। इस माध्यिका का नाम क्या है, OA। AO नहीं कह सकते, OA, क्योंकि मूल बिंदु ऑरिजिन से नापते हैं सारे डिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला CA हो जाएगा और ये वाला BA हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान देना, O से एक के लिए जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो कितना, मान लो वेक्टर A मान सकते हो। ठीक है, और O से C के लिए जो है वेक्टर C मान सकते हो। अब आपने देखा है ये मिड पॉइंट है, ये जो O है, तो जितनी डिस्टेंस ही उतनी ही ये, लेकिन वेक्टर में इसकी डायरेक्शन इस तरफ को रहेगी तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। तो इसका मतलब है ये वेक्टर C मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वेक्टर C, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर C। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो मीडियन है ना, ये जो माध्यिका है, ये बेस के है ना कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो आपको सिद्ध पता क्या करना है, इस डायग्राम में अनुसार तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो वेक्टर OA है वो वेक्टर OC पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है कि जो वेक्टर OA है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर OC पर, और इसका मतलब ये हुआ वेक्टर OA कितना है, वेक्टर A, और वेक्टर OC कितना हुआ, वेक्टर C। तो आपको सिर्फ ये करना है कि वेक्टर A और वेक्टर C दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो बस अब आप इसका क्या लिखो, मतलब स्टेटमेंट लिख देना और फिर प्रूफ हेडिंग डाल के लिख लेना, ये मतलब डायग्राम बना लेना। वो तो सिद्ध करना है, वो आपको समझने के लिए बता रहे हैं। बाकी जो डायग्राम में दिख रहा है पहले वो लिख लो। देखो वेक्टर OC कितना है, वेक्टर OC है वेक्टर C। ठीक है, वेक्टर OA कितना है, वेक्टर OA है आपका वेक्टर A, और वेक्टर OB कितना है, वेक्टर OB है माइनस ऑफ वेक्टर C। यहाँ पे समझ आएगा। ठीक है, और तो कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब हमें इन भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी यदि हमें सिद्ध करना है ये कि वेक्टर A और वेक्टर C परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर OA और वेक्टर OC परपेंडिकुलर है, तो हमें इन भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है BA और BC। वो BA और CA, तो वेक्टर BA निकाल लो। और आपको एक बात तो पता है, हाँ एक बात और दे रखी है, यहाँ पे लिख लो, इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो BA है वो किसके बराबर है, CA के बराबर है। ठीक है जी, BA किसके बराबर है, CA के। तो वेक्टर BA निकाल लो। वेक्टर BA कैसे निकाल दो, आपको बताया वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। ठीक है, जो बात पहले वाला बात वो जो सही कर देगा, मैंने गलत कर दिया है ना, वेक्टर OA कहता है। मैंने कहा था आपसे जो बाद में है वो पहले आता है, जो पहले है वो बाद में आता है। तो क्या आएगा, वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB। जो बाद में है वो पहले आएगा और जो पहले है वो बाद में आएगा। इसी तरीके से पढ़ते हो। चलो, तो वेक्टर OA की वैल्यू कितनी है, वेक्टर A, और माइनस वेक्टर OB की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ वेक्टर C है ना। तो प्लस और टू डायरेक्ट भाई वेक्टर OB माइनस C है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार आप वेक्टर CA निकाल दो। वेक्टर CA कैसे निकालोगे, वेक्टर OA माइनस वेक्टर OC। ठीक है जी, वेक्टर CA बराबर वेक्टर OA, OA है आपका वेक्टर A,
और वेक्टर ओसी है आपका वेक्टर सी, ये आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों भुजाएं निकाल दी और ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं। ठीक है, वी हैव। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल स्टेटमेंट लिखना है, फिर प्रूफ है निकाल के ट्रायंगल बनाना है, ये लिखना है और फिर यहाँ से लिखना है। ठीक है, वी हैव। अब मैंने बताया आपको कि बी ए जो है वो किसके बराबर है, सी ए के बराबर है। ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का, बी ए स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो मैंने बता रखा है, देखो ध्यान देना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बता रखा है मैंने। क्या बताया था मैंने कि किसी भी मॉडुलस, मतलब किसी भी वेक्टर का मॉडुलस करते हैं ना तो वेक्टर हट जाता है, तो मॉडुलस वेक्टर हट गया तो मॉडुलस हो जाएगा। क्योंकि मैंने बता रखा है ये वाला फॉर्मूला कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 3, ये बता रखा है कि मॉडुलस वेक्टर पे, मतलब किसी ए पर वेक्टर का निशान लगा रहे हो तो मॉडुलस लगा रहे हो तो उसका वेक्टर हट जाएगा, सिर्फ परिमाण बचेगा, ए बचेगा। तो यहाँ पे देखो बी ए पर वेक्टर लगाया तो मॉडुलस लगा दिया, लिख सकते हैं ना। और वही वाला फॉर्मूला यूज किया। अब बेसिक चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं है कि हर चीज अब आप बताओगे साइड में, क्योंकि कुछ चीजें बेसिक भी तो है अब, है ना, वो आपके लिए बेसिक होनी चाहिए हर चीज। ठीक है, आपको खुद समझनी चाहिए और बहुत शॉर्ट करना, धीरे धीरे उसका अभ्यास करो, है ना। यहाँ तक समझ आया। वेक्टर बी ए आपके पास है, वेक्टर बी ए की वैल्यू लिखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। वेक्टर सी ए की वैल्यू आपके पास है वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और मॉडुलस के निशान ऐसे रहेंगे, अंदर वैल्यू रखिए बस। ठीक है जी, इधर का होल स्क्वायर कर दो, उधर का होल स्क्वायर कर दो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये तो हो जाएगा। इधर देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो देखो ये कैंसिल हो गए, क्लियर है। और माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो आप देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी किसके बराबर आया, 0 के। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ चलो दिख रहा है। देखो मैंने आपको बता रखा है कि इन्हीं दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इससे सिद्ध होता है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। भाई इन दोनों की वेक्टर ए की वेक्टर सी की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो इसका मतलब है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और वेक्टर ए जो है आपका वेक्टर ओ ए है और वेक्टर सी जो है आपका वो वेक्टर ओ सी है। ये भी तो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि जो मीडियन है, मीडियन यानी वेक्टर ओ ए, वो बेस पर, यानी बेस का है पूरे वाला, ये भी तो बेस है वेक्टर ओ सी, तो वेक्टर ओ सी पर कैसी है, कैसा है मीडियन, परपेंडिकुलर है। डॉट से हुआ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों की कैसी है, 0। तो नीचे लिख देना हेंस प्रूफ। ठीक है, ये थ्योरम भी आपकी प्रूफ हुई।